फिलिस्तीन के लोगों का घर छीनकर इजराइल की सेना ने इन्हें 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 12 किलोमीटर चौड़े गाजा इलाके में कैद कर दिया। इस छोटे से इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से आधे बच्चे हैं और 70% यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। इस इलाके में मामूली जरूरत का सामान भी नहीं लाया जा सकता। 90% लोगों को यहाँ पर पानी भी नसीब नहीं है। आपको बता दें, यहाँ पर पैदा हुए हर बच्चे को इजरायली अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना होता है, नहीं तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी और वो कभी गाजा के बाहर नहीं जा सकता। इसके ईस्ट और नॉर्थ में इजराइल है और वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, साउथ में इजिप्ट है। साल 1994 में इजराइल ने 60 किलोमीटर बॉर्डर बना लिया गाजा के साथ और धीरे धीरे ये अपग्रेड करता रहा। इस बॉर्डर की दीवारें 7 मीटर से भी ऊंची हैं, जिसमें सेंसर लगे हुए हैं। कोई सुरंग न बना सके इसलिए बहुत खोदकर दीवारें बनाई गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेस्ट की तरफ समंदर है तो गाजा के लोग यहाँ आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या सामान ला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल इसे कंट्रोल करता है। लगभग पिछले 16 सालों से इजराइल ने गाजा के लोगों को कैद करके रखा है। गाजा के लोगों को अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में भी काफी परेशानी आती है। दरअसल वेस्ट बैंक के इलाके में गाजा के मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन वहां जाने के लिए भी सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है और इसकी वजह से कई लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। गाजा के लोग वेस्ट बैंक में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने को भी तरस जाते हैं, जबकि ये पूरा इलाका एक वक्त पर उन्हीं का था। इजराइल के भयंकर बमबारी से घनी आबादी वाले इलाकों में सिविलियन के मरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जो लोग इन इलाकों में लोगों की मदद करने जाते हैं, उनके भी मरने की खबरें आती हैं। खुलेआम इजराइल अपनी मनमानी चलाता है। हमास के बेगुनाहों पर हमले के बाद एक साथ कई वेस्टर्न पावर ने इसे आतंकवाद कहा। कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इसे हम और आप देख ही सकते हैं। जब हमास नहीं था तो इससे पहले फिलिस्तीन के लोगों को क्यों निशाना नहीं बनाया जाता था? क्यों हजारों की संख्या में लोगों को जेलों में रखा गया है? ऐसा कहा जाता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता डेमोक्रेटिक देश है। जब फिलिस्तीन में चुनाव हुए तो उनकी सरकार को क्यों मान्यता नहीं मिली? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। हजारों साल पहले जहाँ इजराइल है वहाँ एक इलाका हुआ करता था, कैनान नाम का। उस इलाके में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे और ये रिलीजन किंगडम ऑफ जुदा के अंदर आता था। लेकिन 586 बीसीई में बेबीलोनियन एम्पायर के एक राजा नेबूचदनेस्सर सेकंड ने किंगडम ऑफ जुदा को हरा दिया और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और वहां से यहूदियों को भगा दिया गया। यहूदी आज जहां इराक है वहां किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगे। लगभग 70 साल तक रहने के बाद 538 बीसीई में पर्शिया के एक राजा साइरस ने यहूदियों को अपने होमलैंड में जाने की इजाजत और यरूशलेम में एक मंदिर भी बनाया, जिसे सेकंड टेम्पल पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद से ही यहूदी वहाँ रह रहे थे। 70 सीई यहूदियों के ऊपर एक बार फिर से हमला किया गया रोमन एम्पायर के सम्राट टाइटस के द्वारा और यहूदी के शहरों, घरों और मंदिरों को तबाह कर दिया गया। इसे इतिहास में सीज ऑफ जेरूसलम भी कहा जाता है। यहूदियों को मारा गया, भगाया गया और उन पर अत्याचार भी किए गए। परेशानी अभी कम नहीं हुई थी। इसके बाद यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने लगे। जिस देश में बसे वहाँ उन्हें माइनॉरिटीज के चलते, अपने अलग धर्म के चलते कई समस्याओं को झेलना पड़ा। जिस देश में यहूदी जाते वहाँ उन्हें हर किसी गलत चीज का जिम्मेदार ठहराया जाता था। वो अलग अलग देशों में आकर रहने लगे क्योंकि उनके पास व्यापार करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं था। धीरे धीरे व्यापार करते करते उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती चली गई। उनके खिलाफ कई अफवाहें भी उड़ाई गई। उन्हें कहीं जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। 1492 में यहूदियों को एक बार स्पेन से फिर निकाल दिया गया। इस तरह इस इलाके में अरब के मुस्लिम और ईसाई भी यहाँ आकर रहने लगे। उन्होंने यरूशलेम में अपना घर बना लिया था। यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है। ईसाई मानते हैं कि उनके जीसस को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। साथ ही ये जगह मुस्लिमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा पवित्र स्थान है। यहूदी मानते हैं कि पर्शिया के राजा साइरस ने यहाँ जो मंदिर बनाया था, जिसे रोमन सम्राट ने ध्वस्त कर दिया था, उसकी एक दीवार बची रह गई थी, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इसी दीवार की पूजा यहूदी करते हैं, इसलिए तीनों धर्मों के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से बात करते हैं यहूदियों की। स्पेन से यहूदी निकाले गए। 1516 में फिलिस्तीन तुर्क साम्राज्य के अधीन आ गए। तुर्क साम्राज्य में सुन्नी मुसलमानों का राज चलता था जो तुर्की से थे। इसमें यहूदी बहुत कम थे पर वे इस जगह रह रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया में उनके साथ काफी गलत हुआ था। कहा जाता है कि जीसस का जन्म एक यहूदी परिवार में ही हुआ था। 1818 के आसपास यहूदी लोग साथ आए
और अपना खुद का एक अलग देश बनाने की सोचने लगे। इसी आइडियोलॉजी को जेनोरिज्म कहा जाता है। साल 1897 में स्विट्जरलैंड में जियोनिस्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया कि वह फिलिस्तीन के इलाके में अपना देश बनाएंगे। अब धीरे धीरे यहूदी लोग फिलिस्तीन के इलाके में जाने लगे। उधर फिलिस्तीन में रह रहे अरब लोगों के बहुत लोग तुर्क साम्राज्य से परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें बहुत टैक्स देना पड़ता था। पूरा राज तुर्की का ही चलता था। तुर्की और अरबी दोनों का ही कल्चर बहुत अलग अलग था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और तुर्क साम्राज्य के खिलाफ यूके और फ्रांस लड़ते हैं। ये दोनों देश अरब के अलग अलग ग्रुप्स को बगावत के लिए उकसाते हैं और सपने भी दिखाते हैं कि तुर्क साम्राज्य की हार के बाद उन्हें आजादी मिलेगी और वो अपना एक अलग देश बना सकेंगे, जिसे अंग्रेज और फ्रांस सपोर्ट करेंगे। इसी दौरान अंग्रेज और फ्रांस मिलकर एक दूसरा वादा ये भी करते हैं यहूदियों से कि अगर जो कम्युनिटी जो पैसों से मजबूत थी वो अगर अंग्रेजों की सपोर्ट करेगी तो अंग्रेज भी यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग देश की मांग के लिए उनके साथ सपोर्ट करेंगे। अरब के ग्रुप्स ने भी ब्रिटिश और फ्रेंच को भी सपोर्ट किया और यहूदियों ने भी। कई यहूदी सेना में भर्ती हुए और अपने रिलीफ कैंप लगाए, पैसे दिए और हर तरह से सपोर्ट किया। यहूदियों ने अमेरिका पर दबाव भी बनाया प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए। अमेरिका 1917 में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उससे पहले 1916 में अंग्रेजों और फ्रेंच ने मिलकर साइक्स-पिक्ट पर एग्रीमेंट कर दिया, जिसमें लिखा था कि युद्ध करने के बाद मिडिल ईस्ट को आपस में बांट देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। अरब लोगों से भी वादा नहीं निभाया और न ही यहूदी लोगों से। लेकिन यहूदी लोगों ने एक तरह से मान लिया था कि फिलिस्तीन उनका ही है और वे लोग उस इलाके में ही मूव करने लगे। इसकी वजह से जो वहाँ अरब मुल्क के लोग रह रहे थे उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। आखिर अपनी जमीन पर किसी दूसरी कम्युनिटी को बसाना आसान नहीं। उस वक्त दुनिया में बहुत कुछ चल रहा था। पर फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यूरोप में यहूदियों के साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया, उन्हें मारा गया। हिटलर उन पर बेइंतहा जुल्म करता था। यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों के चलते उनको लगता है कि उनका कोई मुल्क नहीं है जहां पर जाकर रह सके, इसलिए वो फिलिस्तीन को ही अपना घर मानने लगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 1914 में जूस की आबादी 10% थी और 1948 तक आते आते ये 33% हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और यूके और उसके साथ के देश जीते, लेकिन युद्ध और खर्चे में अंग्रेज परेशान हो चुके थे। विश्व युद्ध के बाद दुनिया काफी तेजी से बदल रही थी। 1945 में यूनाइटेड नेशन बनाया गया ताकि ऐसे युद्ध दुनिया में दोबारा न हो सके और सभी देश अपनी बात रख सके। यहूदियों पर भयंकर अत्याचार हुआ था। 1947 में जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ने का इरादा कर लिया तो यूनाइटेड नेशन ने इसे 2 भागों में बांटना चाहा, एक यहूदियों के लिए तो दूसरा अरब फिलिस्तीनियों के लिए। अभी फिलिस्तीन अलग अलग कम्युनिटी के लोगों की पहचान बन गया। यरूशलेम शहर जो फिलिस्तीन और इजराइल की इस लड़ाई की अहम कड़ी है, ये शहर अरब फिलिस्तीन और यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विवादों से घिरे इस शहर की वजह से ही आज इजराइल और फिलिस्तीन की जंग छिड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये विवाद गरमाया रहेगा।